नमस्कार। भारतीय इतिहास की दबी हुई आहें और कराहें इस शीर्षक से 2 बार मैंने कुछ चर्चा की है। हमने ये देखा कि जो भी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं उनमें कुछ संग्रह त्याग की दृष्टि तो रहती ही है। घटनाओं का बयान करते हैं, चाहे वे मुगल काल के वो इतिहासकार हों जो आंखों देखा लिख रहे हैं, चाहे हमारे समय के इतिहासकार जो मध्यकाल का इतिहास लिख रहे हैं या प्राचीन इतिहास लिख रहे हैं, वे सभी संग्रह त्याग या हानोपादान बुद्धि लगाकर ही इतिहास लिखते हैं। इसलिए कुछ न कुछ तो छूट ही जाता है। क्या लेना है, क्या छोड़ना है, यह उनका विवेक तय करता है जो भी इतिहास लिखता है। और उसके पीछे सदसद विवेक बुद्धि भी हो सकती है और अपने पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। आग्रह या पूर्वाग्रह तक ही बात नहीं रहती, कभी कभी दुराग्रह भी हो जाते हैं। मध्यकाल का जो इतिहास हमारे समय में लिखा जाता रहा है, हमने देखा कि 2 खेमे उसमें हो गए हैं। सीधे सीधे कहा जाए कि एक वामपंथी इतिहासकारों का खेमा है और एक दक्षिणपंथी इतिहासकारों का खेमा है। दोनों के अपने अपने आग्रह, अपनी अपनी दृष्टि, अपना अपना संग्रह, अपना त्याग, हानोपादान बुद्धि, ये सभी लगा रहे हैं। इससे कोई ये दावा अगर करता है कि मैंने संपूर्ण सत्य कह दिया और कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो बहुत ही खोखला और थोथा ये दावा वो करता है, चाहे कितना ही बड़ा महान इतिहासकार क्यों न वह हो। क्योंकि कभी भी पूरा सत्य इतिहास में नहीं अटता है, अट ही नहीं पाता है। हर बार हानोपादान बुद्धि हम लगाते हैं और उसके पीछे हमारा आग्रह, दृष्टि, विवेक क्या है, इससे अंतर आता है। जो वामपंथी खेमे के इतिहासकार थे, जो नेहरूवियन इरा में इतिहास लिख रहे थे, मुगल काल के बारे में, मध्यकाल के बारे में, ऐसा लगता है कि उनमें थोड़ी सी कुछ सद्भावना थी कि हम जो अत्याचार हुए हैं उनका बहुत ज़्यादा बयान नहीं करेंगे, संकेत करेंगे। ये हमारे पुराणों में भी कहा, पुराणों में जो इतिहास लिखा गया, भविष्य पुराण में, भागवत पुराण में, वायु पुराण में, जितने भी पुराण हैं उनमें बड़ी दुर्दांत भयावह घटनाएं हुई। उनका बयान न करके उससे कई 100 गुना पुण्य के कार्य हुए, उनका बयान उन्होंने किया, क्योंकि वो 1, 2, 3% हैं। कंस हुए, शिशुपाल वध हुए, ऐसे राजा होते आए। कल्हड़ ने इतिहास में लिखा है कि ऐसे ऐसे भी राजा भी हुए कोई जो गर्भवती स्त्रियों के पेट चिरवा के देखता था कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि इसमें बच्चा कहाँ है। कल्हड़ जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और कहते हैं कि भूतार्थ का वर्णन कर रहा हूँ, जो देखा उन्होंने आंखों देखा ही लिखा है, बहुत सत्य लिखा है। उस समय वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे महान राजाओं का भी इतिहास खूब लिखा है। इतने रामायण और महाभारत के बाद सबसे बड़ा महाकाव्य हमारी परंपरा का, इतिहास का, उसमें वो कितने कितने बड़े दयालु मातृगुप्त का वर्णन करते हैं और अनेक राजाओं का वर्णन करते हैं। तो केवल उसी पर टिक करके नहीं रह जाता है इतिहास, केवल एक पर टिक करके रह जाएगा तो एक पक्षी हो जाएगा। तो मैं कह रहा था कि जो वामपंथी खेमे के इतिहासकार थे, कदाचित उनके मन में ये रहा हो कि मुगल काल में जो एक संश्लेषण हुआ, जो कल्चरल सिंथेसिस हो रही थी, वो बहुत बड़ी घटना थी और सचमुच में थी। उसके पीछे दृष्टि ये थी जो दारा शुकोह की दृष्टि थी कि पूरे एशिया की संस्कृति एक है, पूरे एशिया के धर्म और दर्शन एक ही बात करते हैं। वो बहुलतावादी संस्कृति है हमारी, वो वेदांत की दृष्टि हो सकती है, एको हम बहुश्याम की प्रतिश्रुति से जो आरंभ होती है। यही दारा शुकोह अपने मजमुल बहरैन में कह रहे हैं, समुद्र संगम में कह रहे हैं। और वो दृष्टि एक कल्चरल सिंथेसिस करती है, 2 संस्कृतियों को जोड़ती है और 2 बड़ी, कई महान संस्कृतियां हैं एशिया की, उन सब में एकता के सूत्र खोजती है। वो सूत्र जहाँ जहाँ खोजे जा रहे थे उस पर बल दिया गया, क्योंकि वो जो स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लिखा जा रहा था उस समय उसकी आवश्यकता थी। अंग्रेज लोग इतना तोड़ करके हमें गए थे, हमारे समाज को इतना विभाजित करके गए थे, हमारे बीच इतनी दीवारें खड़ी करके वो गए थे कि उस समय आवश्यकता थी
मैं केवल एक सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब कोई ऐसा नहीं देता संतोषजनक, कि मुसलमान शब्द का उच्चारण करते ही हम लोगों के मन में, जो बड़ी सनातनी परंपरा के वारिस हैं, एक थोड़ी सी घृणित सी छवि जागृत होती है। और अंग्रेज कहते ही नहीं होती। अंग्रेज कहती हमारे मन में एक साहब बहादुर टाई हेट वाला भव्य ऐसा कुछ चित्र खड़ा होता है, जो बाहर से आया था, बनिया था, हमको लूट कर के गया है। कितने कितने घृणित दुराचार अनाचार उसने किए यहाँ रह कर के। हमारी बहू बेटियों पर कम अत्याचार नहीं हुआ है अंग्रेजों के ज़माने में। तो और उन्होंने भी मंदिर तोप से उड़ा दिए, इसके भी जिक्र मिलते हैं। लेकिन हमारे मन में एक बड़ी आदरणीय, क्योंकि वो विदेशी है, आकर्षक अंग्रेजीदा है, उसकी छवि बैठ गई है। और जो यहाँ बस गया, जिसने यहाँ की धरती को अपना लिया और जो चाह रहा है कि मैं यहाँ का अब हूँ, इस बात को स्वीकार कर रहा है, तो उसके नाम का उच्चारण हमारे मन में थोड़ी सी दूसरी छवि जगाता है। ये कौन करके गया है, मैं बार बार कहता हूँ, ये खेल जो है वो अंग्रेज करके गया, ये हमको बता करके गया वो। तब एक इतिहासकारों का खेमा था जो उन तारों को खोज रहा था जो अंग्रेज ने छिन्न भिन्न किए हमारे इतिहास में। और एक इतिहासकारों का खेमा हुआ जो ये कहता था कि हम सच्ची बात इन लोगों को बताएंगे ताकि ये लोग जानें कि हम लोगों ने कितने कितने दुराचार अनाचार किए हैं और ये अपनी असलियत समझें। ये एक उनकी दृष्टि थी। कौन सी दृष्टि इस समय हमारे लिए ज़्यादा उपादेय हो सकती थी, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बड़ा संवेदनशील विषय है। भावनाएं बहुत जल्दी भड़कती हैं और बहुत जल्दी उत्तेजित हम हो जाते हैं। मैंने कहा एक बात और मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिला कि हमारे इतिहास में खूब पढ़ाया जाता रहा कि गजनी ने 17 बार हमले किए, उसने खूब मंदिरों को लूटा, बहुत अनाचार दुराचार किए। अल-बिरूनी भी कहते हैं कि उसने भारत को ऐसा तबाह किया कि धूल के कण में हिंदू लोग मिल गए और फिर कभी उठ ही नहीं पाए। इस तरह से उसने धराशायी कर दिया था। वो भी एक अतिशयोक्ति है, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ। लेकिन लोक स्मृति में भी तो एक इतिहास होता है। लोक चेतना, लोक चित्त भी तो इतिहास को रखता है। लोक चेतना ने कई कई हजार सालों पुराने इतिहास को संजो करके रखा। लोक चित्त में एक विक्रमादित्य है। वो कहते रहे इतिहासकार कि विक्रमादित्य का तो हमको कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में, लोक गाथाओं में विक्रमादित्य की कथाएं कही जाती रही हैं, उनकी न्यायप्रियता की। इस तरह से भोज की कथाएं कही जाती रही हैं। बाद में वाकणकर साहब ने साबित किया कि हाँ, विक्रमादित्य तो 1st सेंचुरी BC में, प्रथम शताब्दी ईसी पूर्व में हुए थे। तो इतिहासकारों का एक दल है जो मानता है कि यहाँ सचमुच में हुए थे। उज्जैनी के राजा शकारी विक्रमादित्य, जिन्होंने कि विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। आधुनिक इतिहासकार बहुत सारे कुछ साल पहले तक नहीं मानते थे, उनमें से अभी भी कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन लोकचित्त, लोकमानस जो है 2000 साल से, 2500 साल से अपनी स्मृतियों में विक्रमादित्य को संजोए हुए है। तो लोकचित्त या लोकमानस जिनकी स्मृतियों को संजोता है, उसमें भी तो कुछ इतिहास रहता है। तो मेरे मन में सवाल आता है कि गजनी ने इतनी दुर्दांत हमले किए, 17 बार रोंद डाला, मंदिरों को लूटा, उसकी लोकमानस और लोकचित्त में क्या कोई छवि नहीं है? मुझे बहुत अलग तरह का उत्तर मिलता है उससे। वो थोड़ा सा चौंका देने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें सच्चाई हो सकती है या मानना चाहिए कि वो सच है, लेकिन 15वीं 16वीं शताब्दी में विद्यापति महान कवि हुए, मैथिली भाषा के महान कवि, संस्कृत के बड़े पंडित। संस्कृत में उन्होंने पत्रावली लिखी, क्योंकि राजादेश और राजाओं को पत्र संस्कृत में लिखना होते थे, तो संस्कृत में लेटर राइटिंग पर उन्होंने उस समय बहुत अच्छी किताब लिखी। और संस्कृत में उन्होंने बहुत सुंदर कहानियाँ लिखी, जो पुरुष परीक्षा नाम से प्रसिद्ध उनकी किताब है। उन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे आजकल की कोई कहानी जिस शैली में लिखी गई है, उस शैली में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने 15वीं शताब्दी में विद्यापति ने पुरुष परीक्षा की 42 कहानियाँ उसमें लिखी, जो कि हमारे कथा साहित्य, संस्कृत में लिखी, जो कि हमारे कथा साहित्य की बहुत बड़ी धरोहर है। वो बड़े कथाकार हैं विद्यापति। वो अवहट्ट के कथाकार, अवहट्ट के कवि हैं। अवहट्ट में, अपभ्रंश में वो कीर्तिलता लिखते हैं और संस्कृत में वो कविता लिखते हैं, कथाएं लिखते हैं, और मैथिली में पदावली उनकी है ही। अभी जो पुरुष परीक्षा है उसके प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध हैं।
कोई जाली संस्करण की बात मैं नहीं करता, और अनेक बार छप चुकी है, हिंदी अनुवाद सहित भी मिलती है। उसकी चौथी कहानी एक सत्यवीर कथा नाम से एक कहानी है। उसमें विद्यापति की जो कहानियां हैं वो लोक गाथाएं जो लोक गायक जो गाते थे कथाएं लोक भाषाओं में, उससे उन्होंने संस्कृत में कहानियां बना दी। ये बड़ी परंपरा जिसको कि खूब हमको कहा गया कि ऐसा कुछ संस्कृत में नहीं हो सकता था कि लोक साहित्य संस्कृत में आ रहा है। ये 12वीं 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लोक नाटक, लोक साहित्य, लोक कथाएं संस्कृत में इतने अधिक आते हैं, उस सब को दबा करके रख दिया जो अंग्रेजी इतिहासकार हमारे साहित्य के थे उन्होंने। तो विद्यापति तो खुद अपने समय के, अपनी शताब्दी के बड़े कवि हैं। वो उन्होंने जो कथाएं लिखी वो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जो कही जाती थी कहानियाँ, दादी नानी की कहानियाँ, लोक गायकों की बुंदेले हर बोलों की कहानियाँ जैसे वो कहते हैं, गाथाएं गाते हैं, उस तरह की कहानियों को उन्होंने सुंदर गद्य में कहानी बना करके कह दिया है। उसकी चौथी कहानी सत्यवीर कथा है। अब ये मुझे उसको पढ़ते हुए लगता है कि कोई गाथा कथा विद्यापति जो चली आ रही है 300-400 साल से, उसको सुनी होगी उन्होंने। उसमें उन्होंने कुछ इस्लामिक नाम है, उसको संस्कृतिकरण कर दिया है, तो हमारे पंडित लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसको कह रहे हैं, और उसको समझ लिया कि ये तो बड़ी अच्छी कथा है। लेकिन कथा कुल ये है कि 2 बहादुर राजपूत महमूद गजनी की तरफ से लड़ते हैं और बड़े सत्यवीर हैं, अपने सत्य पर अटल रह करके अपने प्राण दे देते हैं। उनकी गाथा वह है। विद्यापति कहते हैं कि सत्यवीर ऐसा होता है। पुरुषों की परीक्षा उन्होंने उसमें बताई, सच्चा चोर कौन है, सच्चा बहादुर कौन है, सच्चा पति कौन है, इस सब पर कहानियां उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो मैं इसका कुछ अंश पढ़ देता हूँ, प्रामाणिक जो उसका संस्करण है, और उसमें मैं जो पढ़ता हूँ उसमें कि किस शहर की वो बात कर रहे हैं, किस राजा की वो बात कर रहे हैं, और उनके किन वीरों की वो बात कर रहे हैं। पुरा हस्ती नामनी नगरे महमद नामा यवनेश्वरो बभूव। हस्ती तो उन्होंने गजनी को कहा है, हस्ती का मतलब गज या हाथी होता है। गजनी शहर को उन्होंने हस्ती नगर कह दिया। तो हस्ती नगर में मोहम्मद नाम का यवनेश्वर था। तस्मिन् ना समुद्रम धरणी वलयम शासति तदुत्कर्षा सहिष्णु काफर राजस्तम अभियोधुम सकल बल सहितस्तत्रा जगाम। सुंदर भाषा में कहानी है। उसके उत्कर्ष को न सह पाने के कारण एक काफर राज ही लिखा है, काफिर से मतलब है, वो उससे भिड़ने के लिए अपने सारे दल बल को लेकर के आगे बढ़ा। यवनेश्वरस्तम आयांतम ज्ञात्वा काम्बोजैस्तुरुष्कैश्च अश्वभारैर् बहुवीर लक्ष्य परिवृतः पुरात बहिर्भूय तेन समम संग्राम मंगी चकार। यवन राज ने भी उससे भिड़ंत लेने के लिए संग्राम स्वीकार किया। काम्बोज तुरुष्क घुड़सवारों की बड़ी 1 लाख की सेना सजा करके वो आया। दोनों के बीच में महासंग्राम हुआ। उसका अच्छा वर्णन है इसमें, कुछ मैं छोड़ देता हूँ। और उसके डर से काफर राज जो था बड़ा बहादुर था, ये तो भारतीय राजा हुआ, उसके भय से यवनेश्वर की सेना भागने लगी। तब यवनेश्वर ने चुनौती के स्वर में पुकारा, रे रे मम सैन्य सुवटा राजानो राजपुत्राश्च। हे मेरी सेना के बहादुर राजाओं, राजपुत्रों, राजकुमारों, युष्माकं मध्ये कोपि तथा नास्ति इदानीं रिपुभय मग्नम मम सैन्यम स्वेन बाहुबलेन क्षणम अवलंबते। क्या कोई एक ऐसा वीर नहीं है जो थोड़ी देर के लिए रोक ले इस बढ़ती हुई शत्रु की सेना को? ऐसा वह पूछता कि तुम्हारे बीच क्या कोई एक भी बहादुर नहीं है? तच्च यवनराज वचनम श्रुत्वा कार्णाट कुल संभवो नरसिंह देव नामा चौबाण कुल संभवश्च चाचिक देव नामा च राजकुमारो ऊचतुः। यवनराज देव के उस वचन को सुनकर के चौबाण कुल में जन्म लेने वाले कार्णाट वंश के, कार्णाट की कुल परंपरा के नरसिंह देव नामक राजकुमार, और चाचिक मैं गलत बता गया हूँ, कर्नाट कुल में उत्पन्न हुए नरसिंह देव और चौहान कुल में उत्पन्न हुए चाचिक देव, इन दोनों राजकुमारों ने कहा, राजन कैदानीम निम्नाभिमुखम पततः पयसा रिपु इव शत्रु त्रास मग्नस्य भवत बलस्य परित्राता होसु। हे महाराज, जैसे पानी नीचे की ओर पहाड़ से गिरता हुआ बह रहा, उसको रोकना कठिन होता है, ऐसे ही ये शत्रु सेना इस तरह से
रोनती हुई चली आ रही, इसको रोकना तो बहुत कठिन है। लेकिन यदि क्षणम परावृत्य भवान अवलोकते तदा आवाम अत्र भवतो विपक्षम खड्गदारा प्रहार परिकृत शिरस्कम करवाव। थोड़ी देर बस ठहर करके आप पीछे देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और जो सारा विपक्ष है उसको अपनी तलवार के बूते पर हम रोक रहे हैं। यवनेश्वर उवाच साधु कुमारो साधु युवाभ्याम अन्यः क एवं व्यवस्यति। हे राजकुमारों, शाबाश शाबाश, तुम दोनों के अलावा और कौन यह करेगा। इसके आगे कहानी चलती है। चाचिक देव और नरसिंह देव दोनों राजकुमार बहुत बहादुरी से हस्तिनगर के राजा मोहम्मद यवनेश्वर के पक्ष से लड़ते रहे, और दोनों घायल होकर के उनके शरीर का एक एक रोंवा तलवारों के घावों से भरा हुआ था, लेकिन शत्रु सेना को उन्होंने रोका उतनी देर, और उस काफर राज के मस्तक को काट करके उन्होंने प्रस्तुत किया यवनेश्वर के सम्मुख। और यवनराज ने उनसे पूछा कि केना सौहता, किसने इसके मस्तक को काटा है। चाचिक देव ने कहा कि राजन, तुलित पार्थे न नरसिंह देवे न हता। पार्थ अर्जुन की बराबरी करने वाले इस नरसिंह देव ने इसको धराशायी किया है, और उसके बाद जाकर के मैंने उसका मस्तक काटा। यवनेश्वर ने पूछा कि नरसिंह देव कहाँ हैं। चाचिक देव ने कहा कि उसको तो कई लोगों ने घेर लिया, और मैं इसका मस्तक काट करके ले आया, अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तब यवनराज अपने बहादुरों के साथ में गया चाचिक देव के पास। तो ये थोड़ी सी आगे मार्मिक कथा है। उसके रोए रोए पर घाव थे, खून बह रहा था, कठिनाई से वो बोल पाता था। यवनराज ने उससे कहा कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है और धराशायी कर दिया मेरे शत्रु को। तो चाचिक देव ने कहा कि यदि आपको उस मेरे मित्र राजकुमार नरसिंहदेव ने बताया है कि मैंने ही यह कार्य किया है, तो मैं संतोष के साथ प्राण त्याग रहा हूँ। बाद में यवनराज ने उसके सारे बाण जो उसके शरीर पर घुसे हुए थे वो निकलवाए, अपने चिकित्सकों से उसकी चिकित्सा करवाई और उसका बहुत सम्मान किया, और दोनों में इस प्रकार से संवाद हुआ। तो ये कहानी इस प्रकार से चलती है, और नरसिंहदेव की जो सत्यवादिता है उसकी तारीफ करता है कि उसने इस बात को छिपाया नहीं कि मैंने इसको धराशायी नहीं किया था, मेरे मित्र चाचिक देव ने किया था। अब ये गाथा भी गाई जाती है, वो मिथिला पहुंचती है, मिथिला में विद्यापति इसको सुनते हैं। तो एक छवि भारतीय राजाओं से तुमुल संग्राम की गजनी के सम्राट महमूद गजनी की यह भी है जो लोकमानस में, लोक चित्त में बसी हुई है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये गाथा विद्यापति लिखते हैं, लेकिन कहीं भी न तो भविष्य पुराण में, जो कि 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी से 15वीं 16वीं शताब्दी तक के इतिहास को भी बयान कर रहा है, वो मोहम्मद गजनी के द्वारा इस तरह से भारत को रौंदकर मंदिरों को लूटने के वृत्तांत नहीं है। वृत्तांत झूठे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्यों ये लोकमानस ने ये स्मृतियां सुरक्षित रखी उन दो राजकुमारों की जो कि यवनेश्वर की तरफ से लड़ रहे थे, और इस बात को याद रखा कि उसने कितना सम्मान मान दिया उन वीरों को और कितनी कद्र उसने की। तो क्या कहीं ऐसा कुछ था कि उसके यहाँ वीरों की कद्र कुछ हुआ करती थी, और कुछ ऊंच नीच शायद वैसा नहीं था? क्या कुछ ऐसा था? आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे जो मध्यकाल का इतिहास लिखते हैं, तो वो तो यही बात कहते हैं, और उनके शब्द हैं कि इस्लाम की तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित हुए, क्योंकि ये जो जाति पाति के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव और अन्याय होता था, ये उनको लगा कि वहाँ नहीं है। जो कुछ हुआ, हो सकता है कि वो अच्छा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा सब कुछ हुआ। तो ये थोड़ा जटिल इतिहास है, उसमें संग्रह और त्याग के द्वारा एक इतिहास भविष्य पुराण लिखता है, एक लोक गाथाओं में, लोकमानस में जो स्मृति है उसको संजो करके
विद्यापति प्रस्तुत करते हैं, और एक हम इतिहास बनाते हैं कि शायद जो घाव हमारे दब गए थे, हील अप हो गए थे, मरहम उन पर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, उनको हम कुरेदते हैं, और बाकी सब बातें जो मरहम लगाने वाली घटनाएं थीं, जो कि 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दियों में बराबर होती रहीं, उनको कोई हम महत्व न दें और इसी दृष्टि से इतिहास लिखें कि हम तो इनकी औकात इनको बता कर के मानेंगे। तो एक व्यंग्यांश के साथ में लिखा हुआ इतिहास है, अमर्ष के भाव के साथ लिखा हुआ इतिहास है, तो आग्रहों के साथ लिखा हुआ इतिहास, पूर्वाग्रहों के साथ लिखा हुआ इतिहास, संग्रह त्याग की बुद्धि से, विवेक की बुद्धि से लिखा हुआ इतिहास एक हो सकता है, और एक व्यंग्यांश के भाव से लिखा हुआ, बयान किया हुआ इतिहास तो वह भी है। ऐसा कुछ इतिहास क्या खड़ा किया जा रहा है अब, ये सवाल होता है, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। आज की बात में मैं अमीर खुसरो के बारे में चर्चा करना चाहता था। अमीर खुसरो की बात कोई नहीं करता है, वो भी इस समय थे 12वीं 13वीं शताब्दी में, और वो मुग़ल बादशाहों के साथ रहे, 7 या 8 मुग़ल बादशाहों के दरबार में रहे। एक इतिहास उनका यह लिखा जाता है कि वो दरबारी थे, जिस बादशाह के यहाँ रहे उसकी तारीफ में कशीदे उन्होंने काढ़े। ये एक इतिहास है। एक इतिहास लोकमानस में अमीर खुसरो की छवियां हैं कि बाबुल मेरा नहर छूटी जाए, यह भी उन्होंने लिखा। गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन हुई चौदेश, ये सब भी उन्होंने लिखे। सूफी काव्य उन्होंने लिखे, उसकी स्मृतियां लोक मानस में हैं। अब कैसे इतिहास बनता है, 2 ध्रुवों से इतिहास कैसे बनता है? यह हुआ कि मुगल इतिहासकारों ने खुसरो की एक छवि निर्मित की। खुसरो बहुत मशहूर हो गए एक कवि के रूप में, लोक से जुड़ गए वो। गांव-गांव की जनता खुसरो के दोहे शायद याद करती थी, याद रखती थी। तो मुगल इतिहासकारों को लगा कि खुसरो तो बड़ी हैसियत है, प्रसिद्ध है कवि के रूप में, और खिलजी के ज़माने में वह है। तो कुछ मुगल इतिहासकारों ने लिखा कि खुसरो तो बाहर से आया था, उसका बाप बाहर से आया और वो बाहर से आया था बचपन में, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। अब अमीर खुसरो खुद लिख रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। उनकी तो माँ हिंदू मूल की थी, यह भी इतिहास से प्रमाणित है। उनके पिता यहीं विद्यमान थे और यहीं पर उनका जन्म हुआ। उस ज़िले का उन्होंने बयान किया है जहाँ वो पैदा हुए, और उसको उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर ये ज़मीन है और इसकी धरती से मुझे प्रेम है। इस पर भी उन्होंने कविताएं लिखी जो खुसरो के नाम से मिलती हैं। लेकिन एक इतिहासकार उसी मुग़ल काल के बारे में लिखने वाले यह भी हैं कि खुसरो यहाँ का था ही नहीं, वो भारतीय नहीं था। ये बताने में थोड़ा सा, ये सिद्ध करने में उनको थोड़ा सा सुकून मिलता था कि भारत में इतनी बड़ी प्रतिभा कैसे जन्म ले सकती है काफिरों के देश में, क्योंकि खुसरो प्रतिभाशाली तो थे, बहुत बड़ी प्रतिभा थे इसमें तो और दूसरा यह है कि वो मुसलमान था, तो उसको कुफ्र का तो दुश्मन होना ही चाहिए। तो ये साबित करने के लिए कि वो काफिरों का दुश्मन है और उसने इसी तरह से पूरा जीवन बिताया है, उनको नॉन इंडियन साबित करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें एक थोड़ा सा थोथा संतोष, घिनौना संतोष, क्षुद्र संतोष मिलता है। तो वो इतिहासकार भी हुए जिन्होंने ये लिखा कि वो बाहर से आए, और उनका संदर्भ मेरे पास है, और उनका अनुकरण करने वाले आधुनिक इतिहासकार भी हुए, जिन्होंने सुरेंद्रनाथ टैगोर ने और कुछ दूसरे इतिहासकारों ने भी मान लिया, चूँकि उन्होंने लिख दिया था कि वो भारत में बाहर से आए थे। तो जिस तरह से जो पश्चिम के प्राच्य विद्या के विद्वान थे, उनको ये सिद्ध करने में कुछ सुकून मिलता था कि आर्य भारत के नहीं थे, बाहर से आए थे। इसको साबित करने के लिए सारे प्रमाण वो जुटाते थे।
ये सवाल यहाँ नहीं है कि भारत में बाहर से आए कि यहीं के थे, लेकिन जब उनके प्रमाण और ग्रंथ उनके पढ़ते हैं तो लगता है कि उनको कुछ इससे सुकून मिल रहा है साबित करने में कि वो यहाँ के नहीं थे, वो बाहर के थे, जर्मन मूल के थे, कहाँ के थे, वो मध्य एशिया से आए थे। साबित करने में प्राणपण लगा करके उनको थोड़ा सा सुख संतोष मिलता है। तो इन लोगों को ये साबित करने में सुख संतोष मिलता था कि ये भारत में बाहर से आए। तो ये दूसरे उनके बारे में ये भी कहा गया कि वो दरबारी थे। अब खुसरो के 13 ग्रंथ मिलते हैं। 1298 में 5 मसनवियों का संग्रह उन्होंने तैयार किया। खमसा खुसरो, इनके हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं है। खुसरो की बहुत कम किताबों के अनुवाद मिलते हैं और बहुत महान कवि वो हैं। जितना जो कुछ उद्धरण उनके पढ़ते हैं फारसी से, लगता है कि बहुत बड़े स्वप्नदर्शी कवि वो हैं। और इसको फारसी साहित्य का एक मील का पत्थर माना गया, खमसा खुसरो को। और पहली मसनवी मतलाउल अनवर में 3310 छंद हैं। अपने आप में 5 बड़े बड़े महाकाव्य खमसा खुसरो में हो गए। तो इसमें सूफी जीवन दर्शन का उन्होंने विवेचन किया है 3000 से ज़्यादा छंदों में। और शीरीन खुसरू, ये दूसरी मसनवी है, उसमें 4000 छंद हैं। तीसरी मसनवी में लैला मजनू का किस्सा है, उनकी गाथा है। आईना सिकंदरी इसकी सबसे बड़ी मसनवी है, उसमें 4500 छंद हैं। इसमें सिकंदर की जीवन गाथा है। तो अब इतना बड़ा महाकाव्य 13वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी के आते आते खुसरो लिख रहे हैं जो सिकंदर के जीवन पर है। सिकंदर तो उनसे करीब 1500 साल पहले आकर के जा चुका। उसका इतिहास, उसकी गाथा, उसकी स्मृतियाँ जो संचित हैं, उनको सुनकर के सहेज करके वो इतना बड़ा महाकाव्य लिख रहे हैं। भारतीय साहित्य में सिकंदर, उसके हमले, उसके भारत में आने को लेकर के इतना बड़ा महाकाव्य 4500 छंदों का और किसी ने नहीं लिखा। और बहुत अफसोस की बात है कि उसका अनुवाद हमें नहीं मिला है। तो फारसी में हम पढ़ नहीं सकते उसको, बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं है। 5वीं जो मसनवी है हश्त बिश्त, वो भी प्राचीन गाथाओं पर आधारित है। अब ये खमसा खुसरो उनकी 13 बड़े काव्यों में से एक काव्य है। उसमें किसी अपने समय के मुगल बादशाह के बारे में कुछ नहीं है। अलेक्जेंडर का या सिकंदर का इतिहास है। लैला मजनू की महागाथा पर एक पूरा बड़ा काव्य है। और सूफी दर्शन पर 2 बड़े काव्य उसमें हैं। ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान उसमें है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रह कर के खुसरो ऐसा बहुत कुछ लिख रहे हैं जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा नहीं है। तब उनके बारे में आज का इतिहासकार यदि लिखता है कि वो तो पूरी तरह दरबारी थे, तो यह तो उसी तरह से झूठ हो जाता है जैसे कि कालिदास को दरबारी कवि कहना या बाणभट्ट को दरबारी कवि कहना। बाणभट्ट तो हर्ष के मुंह पर बहस करके और चल दिए थे अपने गांव कि आपने मुझे लंपट कैसे कह दिया, आपने क्या लंपटता मुझ में देखी, यही उनके शब्द थे। और ये तमक करके ये उन्होंने कहा और अपने गांव में जाकर रहने लगे। बाद में हर्ष को लगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो उसने संदेश भेजा, वो सब बात अलग है। कालिदास भी किसी बड़े राजा के उसमें उन्होंने चाटुकारिता की हो ऐसा तो नहीं है। राजाओं के खिलाफ तो उन्होंने खूब जबरदस्त चुनौती भरी बातें कही हैं। अपने समय के समाज को उन्होंने बहुत ही समीक्षा उसकी की है। तो जिस तरह से ये दरबारी कवि नहीं है, उस तरह से खुसरो भी मेरे हिसाब से तो दरबारी कवि उस तरह से नहीं कहे जा सकते। इसलिए उनके बारे में एक संचित स्मृति लोक गाथाओं में यह है कि वो लोक कवि हैं। वो शायद पद्मावती से भी मिलते हैं किसी एक कथा में, जिसके आधार पर अनामिका ने आईना साज उपन्यास में प्रसंग लिखा है। और पद्मावती उनको बहुत सम्मान देती हैं। और ये नूर सिपहर खुसरो की कृतियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसमें तो 9 खंड हैं। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल भी वर्णित है, लेकिन उसके पूरे 3रे खंड में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की प्रकृति, सौंदर्य, आबो हवा, यहाँ के पशु पक्षी, इनका काव्यात्मक वर्णन है। और भी अनेक बादशाहों के बारे में भी खुसरो ने लिखा है, लेकिन उस समय की जो सारी स्थितियां हैं उनका बयान किया है। इसलिए खुसरो की कविता, खुसरो की रचनाएं
भारतीय साहित्य की एक बड़ी निधि हैं। अब उसको यदि हम हाशिए पर डाल देते हैं और उस पर चर्चा नहीं करते हैं, और एक दूसरी बात खुसरो के बारे में यह कही गई कि एक खुसरो कंस्ट्रक्ट है, निर्मिति है। ऐसा कोई खुसरो था नहीं जिसने ये लिखा कि एक थाल उल्टा धिरा सबके ऊपर, एक थाल सबके ऊपर से उल्टा धरा हुआ है। इस तरह की पहेलियाँ जिसने लिखी हैं, मुर्कियाँ जिसने लिखी हैं, ये गोपीचंद नारंग फारसी के बड़े विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि ये जो रेख्ता है ये तो 18वीं 19वीं शताब्दी में आई, 7वीं 18वीं शताब्दी में बनी, और इसमें कोई दोहे मिलते हैं तो खुसरो के हो ही नहीं सकते। तो मैंने ये सवाल उठाया कि जो गोरी सोई सेज पर मुख पर डारे केस और भी इस तरह के जो दोहे मुर्कियाँ खुसरो की हैं, उस तरह की भाषा में तो दोहे 12वीं शताब्दी में अनेक भारतीय कवि लिख रहे हैं। तो कौन सा आपका भाषा विज्ञान है जिसके आधार पर आपने ये कह दिया कि वो मुगल काल के सिपाहियों ने एक रेख्ता नाम से भाषा निर्मित की? ये तो पुरानी हिंदी हमारे यहाँ चली आ रही है। भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हमारा कंत, हेमचंद्र अपने काव्यानुशासन में ये दोहा उद्धृत करते हैं। ये तो वही भाषा है जिसमें कि अमीर खुसरो लिख रहे हैं 13वीं 14वीं शताब्दी में। तो यह कहना भी कि ये सारी रचनाएं जो बाबुल मेरा मोरा नहर छूटो ही जाए, ये खुसरो की लिखी हुई ही नहीं है। ये भी एक अपने आग्रह को आरोपित करके खुसरो के बारे में एक निर्मिति की गई। उसके तहत कहा गया कि वो जो खुसरो है वो तो कंस्ट्रक्ट है, वो जो लोक चित्त का, लोक मानस का कवि जो 1000 साल से 800 साल से हमारे मन में बसा हुआ है एक कवि के रूप में, जिसने पनघट वालियों से संवाद करते हुए ये दोहा बोल दिया था, जिसने किसी खोमचे वाले के लिए ये दोहा बोल दिया था। जो लोक कवि इस तरह का हुआ करता था, और उसकी बहुत सारी स्मृतियाँ, कथाएं जो लोक मानस में बसी हुई हैं, वो सब झूठी निर्मिति हैं। और हम भाषा विज्ञान के आधार पर बताते हैं आपको कि 7वीं 18वीं शताब्दी के बाद ये भाषा आई है। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि हमारे आचार्य संस्कृत के हेमचंद्राचार्य, जिनको कलियुग का कलिकाल सर्वस्व कहा गया, और इतना सम्मान उनका है कि जैन मुनि के रूप में वो इस तरह के दोहे उद्धृत कर रहे हैं। देशी नाम माला में वो भाषा बता रहे हैं कि ये भाषा बन रही है 12वीं शताब्दी में। गोरखनाथ की वाणी और जो सूफी कवि उस समय के हैं, सहजयान के जो कवि हैं, लुईपा हैं, उन सब के दोहे आप देख लीजिए, वही भाषा है जो खुसरो की भाषा है। इस भाषा में कविता लिखी जा रही है। तो लोकचित्त और लोकमानस भी इतिहास को संजो करके रखता है। कदाचित वो ज़्यादा बड़ा इतिहास होता है, ज़्यादा संजो कर रखने वाला इतिहास हुआ करता है, उसमें ज़्यादा बड़ा सत्य वो समेट करके रखता है, क्योंकि लोकचित्त और लोकमानस जिस इतिहास को रखता है वो ऐसा इतिहास है जिसने इस देश की संस्कृति को निर्मित किया। विक्रमादित्य का इतिहास, राजा भोज का इतिहास, उसी के आधार पर तो अनेक लोक गाथाएं, उनमें संजोया गया इतिहास, जो पुराणों में संजोया गया इतिहास है, तो एक वह भी इतिहास है। और उसको दबा देंगे तो इतिहास की दबी हुई आहें और कराहें वो कुछ लोग तो कम से कम सुनेंगे ही। धन्यवाद।